कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां हर कोई हर वक्त खुश हो, जहां न कोई दुख हो, न कोई तकलीफ, न कोई चिंता। सुनने में तो ये किसी जन्नत जैसा लगता है ना। लेकिन क्या हो अगर इस खुशी की कीमत हमारी आजादी हो। आज हम एल्डस हक्सली के मशहूर नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड की एक ऐसी ही दुनिया में चलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई एक आदर्श दुनिया है। कम्युनिटी, आइडेंटिटी, स्टेबिलिटी, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, ये उस वर्ल्ड स्टेट की बुनियाद हैं। वो मोटो है जिस पर ये पूरी की पूरी दुनिया टिकी हुई है। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ पहले से ही तय है, ताकि कोई कभी दुखी हो ही ना पाए। पर भाई मुमकिन कैसे है? चलिए इस सिस्टम को थोड़ा करीब से देखते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम इस दुनिया के 5 खास पहलुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले, ये दर्द रहित समाज आखिर है कैसा? फिर यहाँ लोग पैदा कैसे होते हैं? इसके बाद खुशी की वो गोली सोमा क्या चीज़ है? फिर जानेंगे कि इस परफेक्ट दुनिया की असली कीमत क्या है। और आखिर में हम ये देखेंगे कि क्या ये कहानी हमारी आज की दुनिया से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। कल्पना कीजिए हम भविष्य में हैं, साल 2540 में। यहाँ सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इतना व्यवस्थित है कि पहली नज़र में तो ये किसी सपने की दुनिया जैसा लगता है। हर तरफ बस मुस्कान ही मुस्कान है, कोई परेशानी नहीं। इस दुनिया का एक ही भगवान है, हेनरी फोर्ड। जी हाँ, क्योंकि यहाँ सब कुछ एक फैक्ट्री की तरह चलता है, असेंबली लाइन पर। लोगों को हर वो चीज़ दी जाती है जो वो चाहते हैं। उनका जीवन मनोरंजन से इतना भरा रहता है कि उन्हें कभी रुककर कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन सवाल तो ये है कि इतनी परफेक्ट दुनिया आखिर चलती कैसे है? इसका राज इंसानों को बनाने के तरीके में छिपा है। एक ऐसा तरीका जो उनके पैदा होने से भी बहुत पहले शुरू हो जाता है। आइए इसे समझते हैं। इस समाज की नींव एक कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था पर टिकी है। लेकिन ये हमारे समाज जैसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ लोगों को उनके जन्म से पहले ही लैब में डिजाइन किया जाता है ताकि वे अपनी तय की गई भूमिका से हमेशा हमेशा खुश रहें। यहाँ समाज 5 जातियों में बटा है। सबसे ऊपर अल्फा, जो लीडर्स हैं, से लेकर सबसे नीचे एप्सिलॉन तक। हर किसी का काम और उनकी बुद्धि का स्तर सब कुछ पहले से तय है। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? हर कोई अपनी जगह से पूरी तरह संतुष्ट है, खुश है। तो इन लोगों को बनाया कैसे जाता है? देखिए, यहाँ बच्चे माँ के पेट में नहीं बल्कि बोतलों में पलते हैं। एक खास प्रक्रिया है, बुकानोव्स्की प्रोसेस, जिससे एक ही अंडे से 96 एक जैसे इंसान बनाए जा सकते हैं। सोचिए। फिर केमिकल्स और नींद में दी जाने वाली शिक्षा, जिसे हिप्नोपीडिया कहते हैं, उससे उन्हें उनके काम के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया जाता है। कल्पना कीजिए, बच्चों को सोते समय हजारों बार एक ही बात सुनाई जाती है, मैं खुश हूं कि मैं एक बीटा हूं, एप्सिलॉन तो बहुत बुरे होते हैं। इस तरह उनके दिमाग में ये बात इतनी गहराई से बैठा दी जाती है कि वे जहां हैं उन्हें वही जगह दुनिया में सबसे अच्छी लगती है। लेकिन क्या होगा अगर इस परफेक्ट सिस्टम में भी कोई गलती से दुखी हो जाए? उसके लिए भी वर्ल्ड स्टेट के पास एक रामबाण इलाज है। आइए जानते हैं वो क्या है। इसका नाम है सोमा। ये एक ऐसी दवा है जो हर दुख, हर तनाव का इलाज है। बस एक गोली लीजिए और सारी परेशानियां गायब। और सबसे बढ़िया बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, या शायद है। सोमा सिर्फ एक दवा नहीं है, ये कंट्रोल का एक बहुत बड़ा हथियार है। ये लोगों को उनकी असलियत से इतना दूर ले जाती है कि वो कभी सवाल ही नहीं पूछते। आखिर जो इंसान हमेशा एक नकली खुशी में डूबा रहेगा, वो कभी बगावत करने की सोचेगा ही क्यों? यहाँ एक और बड़ा नियम है, एवरीवन बिलोंग्स टू एवरीवन एल्स, यानी हर कोई हर किसी का है। इसका मतलब है कि सच्चा प्यार, गहरे रिश्ते, ऐसी कोई चीज़ यहाँ मौजूद ही नहीं है। लोगों को बस ऊपरी सुख में उलझा कर रखा जाता है ताकि वो कभी अकेले पड़कर कुछ ज्यादा गहरा ना सोच लें। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर। इस आदर्श और स्थिर दुनिया को बनाने के लिए आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ी? क्योंकि जब सब कुछ परफेक्ट होता है ना, तो कुछ न कुछ बहुत कीमती जरूर खो जाता है। देखिए, यहाँ 2 तरह की आज़ादी का जिक्र है।
वर्ल्ड स्टेट लोगों को दुख और दर्द से आज़ादी देता है, लेकिन इसके बदले में वो उनसे कुछ करने की आज़ादी छीन लेता है, जैसे कि प्यार करने की आज़ादी, कला बनाने की आज़ादी या फिर सच को जानने की आज़ादी। असल में उन्होंने आराम के लिए अपनी इंसानियत का ही सौदा कर लिया है। इस दुनिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए हर उस चीज को मिटा दिया गया है जो हमें इंसान बनाती है। परिवार, प्यार, आर्ट, लिटरेचर और यहाँ तक कि हमारा इतिहास भी। क्योंकि जहाँ गहरी भावनाएं होती हैं, जहाँ सवाल होते हैं, वहाँ स्थिरता नहीं हो सकती। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है, क्या बिना दर्द के जीना सच में जीना कहलाता है? यहाँ के लोग खुश तो हैं, पर उन्होंने अपनी इंसानियत खो दी है। वो खुशहाल मशीनों की तरह जी रहे हैं, लेकिन क्या वो सच में जिंदा हैं? अब सबसे जरूरी सवाल, क्या ये कहानी सिर्फ एक कल्पना है या फिर ये हमारी आज की दुनिया का एक आईना है? आइए देखते हैं कि 90 साल पुरानी ये किताब आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों महसूस होती है। हक्सले को इस बात का डर नहीं था कि हमें जबरदस्ती कंट्रोल किया जाएगा। उन्हें डर इस बात का था कि हम खुशी खुशी अपनी आज़ादी छोड़ देंगे, बस थोड़े से आराम और मनोरंजन के बदले में। जरा सोचिए, क्या आज हमारे पास अपना सोमा नहीं है? जब भी हम बोर होते हैं या परेशान होते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं? फौरन अपना फोन उठाते हैं और सोशल मीडिया या वीडियोस की दुनिया में खो जाते हैं। क्या ये भी असलियत से भागने का एक तरीका नहीं है? घंटों तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, लगातार शोज देखते रहना, हमेशा कुछ नया खरीदने की चाहत, ये सब हमें व्यस्त रखते हैं, हमें सोचने से रोकते हैं, ठीक ब्रेव न्यू वर्ल्ड की तरह। हम सब भी तो आसान खुशी के पीछे ही भाग रहे हैं। ये किताब हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है कि आराम की तलाश में हम धीरे धीरे अपनी सोच और अपनी पहचान खो सकते हैं। हम एक ऐसी भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं जो कभी सवाल नहीं करती। तो ये सवाल हम सबके लिए है। एक आरामदायक और स्थिर जीवन पाने के लिए हम अपनी आज़ादी, अपनी पहचान और अपनी इंसानियत की कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं? और अंत में हक्सले का सबसे शक्तिशाली संदेश, सबसे खतरनाक गुलामी वो होती है जिससे हम प्यार करने लगते हैं। जब हमें अपनी कैद ही आरामदायक लगने लगे तो समझना चाहिए कि हम अपनी आज़ादी शायद खो चुके हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर। दरवाजों पर कोई ताले भी नहीं है और ना ही कोई पहरेदार बंदूक लेकर खड़ा है। दरवाजे एकदम खुले हैं। अच्छा, तो फिर तो लोग भाग जाएंगे? यही तो बात है। अंदर कैद लोग बाहर जाना ही नहीं चाहते। मतलब वे अपनी उस कैद से बेइंतहा प्यार करते हैं। आज़ादी का विचार ही उन्हें डराता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? आमतौर पर जब हम तानाशाही या गुलामी के बारे में पढ़ते हैं तो दिमाग में बस हथकड़ियाँ, खौफ और बगावत की तस्वीरें आती हैं। बिल्कुल, हम हमेशा ताकत और डर के बारे में सोचते हैं। हाँ, लेकिन ये विचार कि कोई व्यवस्था इतनी चालाक हो सकती है कि वो इंसानों को अपनी ही बेड़ियां खुशी खुशी पहनने पर मजबूर कर दे, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और मैं कहूँगा कि ये सिर्फ एक डरावना विचार नहीं है, बल्कि ये सत्ता और नियंत्रण का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। मतलब जो बेड़ियों को गहनों की तरह पेश किया जाए और लोग उनसे ही प्यार करने लगे, तो बगावत या क्रांति का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि बगावत तो तब होती है ना जब आपको एहसास हो कि आप गुलाम हैं। एकदम सही बात। और आज के हमारे इस डीप डाइव का मुख्य मिशन इसी पहेली को सुलझाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सत्ता अपना रूप बदलती है। राइट। कैसे वो डर और ताकत यानी दमनकारी सत्ता की जगह सुख, आराम और लालच का इस्तेमाल करती है। इस चर्चा के लिए हमने कुछ बहुत ही दिलचस्प एकेडमिक स्रोतों को खंगाला है, जो कि काफी विस्तृत हैं। बिल्कुल। मुख्य रूप से हम इटली की पाडोवा यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता अन्ना फुरलानी की थीसिस पर बात करेंगे, जिसका नाम है कंटेंट एंड कंट्रोल्ड। और इसके साथ ही द कुड्जो रिव्यू, study.com और BSS भगवान के एकेडमिक शोध को भी हमने अपने इस विश्लेषण का हिस्सा बनाया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सभी शोध और लेखना एक ही ऐतिहासिक केंद्र बिंदु पर आकर मिलते हैं, जो कि एल्डिस हक्सले की किताब है ना? बिल्कुल। 1932 में प्रकाशित हुई क्लासिक किताब ब्रेव न्यू वर्ल्ड। फुरलानी की थीसिस खास तौर पर इस बात पर रोशनी डालती है कि हक्सले की एक काल्पनिक दुनिया केवल एक साइंस फिक्शन नहीं है। तो फिर क्या है? यह आज के हमारे डिजिटल युग और उपभोक्तावादी समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक एकदम सटीक आईना है।
तो चलिए इसे थोड़ा और खुलकर समझते हैं। जरूर, लेकिन चर्चा ने आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है। हमारे स्रोतों में, खासतौर पर फुरलानी की थीसिस में, आधुनिक पूंजीवाद, उपभोक्तावाद और डिजिटल तकनीक की काफी कड़ी आलोचना की गई है। हाँ, वो नजरिया काफी स्पष्ट दिखता है उसमें। बिल्कुल, पर हमारा मकसद यहाँ किसी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष लेना या इन विचारों का समर्थन करना नहीं है। हम निष्पक्ष रूप से केवल उन सिद्धांतों को सामने रख रहे हैं जो इन अकादमिक स्रोतों में दिए गए हैं, ताकि हम नियंत्रण के इस दिलचस्प मॉडल को बस समझ सकें। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। तो अगर हम हक्सले की दुनिया, जिसे वर्ल्ड स्टेट कहा गया है, उसके नजरिए से देखें तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी समाज को अपनी गुलामी से प्यार करवाना है तो इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? जाहिर है, मुझे लगता है कि जब इंसान के विचार और उसकी चेतना बन रही होती है, यानी उसके जन्म से। बिल्कुल सही। बल्कि वर्ल्ड स्टेट में तो जन्म से भी पहले ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां बच्चे प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं होते, वे फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल एक असेंबली लाइन जैसा है। हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे इंसानी आत्माओं के लिए कोई असेंबली लाइन या फैक्ट्री चल रही हो। सही कहा। और इस प्रक्रिया को किताब में बुकानॉफ्स्की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। बुकानॉफ्स्की प्रक्रिया। अगर हम इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये इंसानों की 3D प्रिंटिंग या एक बायोलॉजिकल असेंबली लाइन की तरह है। अच्छा। हाँ, एक ही निषेचित अंडे पर एक्सरे और रसायनों का इस्तेमाल करके उसे कई हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिससे 96 तक बिल्कुल एक जैसे इंसान या कह ले क्लोन तैयार किए जाते हैं। 96 क्लोन एक ही अंडे से? जी हाँ। ये तो एक ऐसा तरीका लगता है जिससे इंसानियत से उसकी खासियत यानी उसका यूनिक होना ही छीन लिया जाए। बिल्कुल। अगर एक फैक्ट्री में काम करने वाले 96 लोग बिल्कुल एक जैसे हों, एक जैसा सोचें, तो उनमें कभी कोई आपसी मतभेद होगा ही नहीं। और यही तो इसका मुख्य उद्देश्य है, पूर्ण सामाजिक स्थिरता, एक ऐसा आज्ञाकारी वर्कफोर्स तैयार करना जो मशीन के पुर्जों की तरह बिना सवाल किए काम करे। समझ रही हूँ। यहाँ एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य यह भी है कि हक्सले ने ये किताब 1932 में लिखी थी। उस समय दुनिया को डीएनए के बारे में कुछ पता नहीं था। अरे हाँ, डीएनए की खोज तो काफी बाद में हुई थी। एग्जैक्टली। इसलिए ये आज की जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं है। हक्सले ने ग्रेगर मेंडल के आनुवंशिकी सिद्धांतों और उस समय यूरोप में चर्चा में रहे यूजेनिक्स से प्रेरणा ली थी। यूजेनिक्स यानी इंसानी नस्ल को कृत्रिम रूप से सुधारने का विचार। हाँ, बिल्कुल वही। ये तकनीकी बात वाकई बहुत दिलचस्प है। मतलब वे डीएनए नहीं बदल रहे थे, वे बस भ्रूण के विकास के माहौल को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे थे। स्रोतों में इस कंडीशनिंग के तरीके बहुत ही डरावने बताए गए हैं। जैसे अगर किसी भ्रूण को भविष्य में खदानों या गर्म जलवायु में मजदूरी करनी है तो उसे फैक्ट्री के अंदर ही अत्यधिक गर्मी का आदी बना दिया जाता है। बाप रे, जन्म से पहले? हाँ, उसे ऐसे रसायन दिए जाते हैं कि वो ठंडी जगहों पर बीमार महसूस करे और बस गर्मी में ही खुश रहे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। मिशेल फूको नाम के एक बहुत ही मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक हुए हैं। मैंने नाम सुना है। उन्होंने बायोपावर का एक सिद्धांत दिया था। फूको कहते हैं कि पुराने जमाने में राजा के पास सॉवरन पावर होती थी, यानी वो आपको मौत की सजा दे सकता था। बिल्कुल। सत्ता का मतलब ही था मौत का डर। लेकिन आधुनिक समाज में सत्ता बायोपावर का इस्तेमाल करती है। बायोपावर मतलब वो आपको मारती नहीं है, बल्कि वो आपके जीवन को मैनेज करती है। आपका जन्म, आपकी सेहत, आपका दिमाग, आपकी क्षमताएं, सब कुछ राज्य के द्वारा प्रबंधित किया जाता है। हक्सले का वर्ल्ड स्टेट इसी बायोपावर का चरम रूप है। ये बहुत ही गहरी बात है। मौत का डर दिखाकर नहीं, बल्कि जीवन को अपनी मुट्ठी में लेकर कंट्रोल करना। बिल्कुल। और ये कंट्रोल केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, ये उनके दिमाग के अंदर तक जाता है, हिप्नोपीडिया के जरिए। हिप्नोपीडिया यानी नींद में सीखने की प्रक्रिया। हाँ, और इसकी शुरुआत की कहानी जो स्रोतों में दी गई है ना, वो सच में सोचने पर मजबूर करती है। रूबिन रैबिनोविच वाली कहानी। हाँ, एक रूबिन रैबिनोविच नाम का बच्चा था जिसके कमरे में गलती से रेडियो चलता रह गया। अच्छा। सुबह उठकर उसने पूरा का पूरा भाषण दोहरा दिया, जो कि एक विदेशी भाषा में था और जिसका उसे कोई मतलब भी नहीं पता था। बस रट लिया उसने। बिल्कुल।
सत्ता को तब समझ में आया कि नींद में इंसान का दिमाग तथ्यों को तर्क की कसौटी पर नहीं कसता, वो बस एक स्पंज की तरह चीजों को सोख लेता है। और यहीं से प्रोपेगेंडा का एक नया और बहुत खतरनाक हथियार बन जाता है। चॉम्स्की और बर्नीज जैसे विचारकों ने हमेशा ये बताया है कि कैसे सत्ता मीडिया का इस्तेमाल लोगों की राय बनाने के लिए करती है। राइट। हिप्नोपीडिया उसी का एक वैज्ञानिक रूप है। बचपन से ही सोते हुए बच्चों के कानों में हजारों बार फुसफुसाया जाता है कि उनकी जाति सबसे अच्छी है, उन्हें दूसरी जातियों से दूर रहना है और नए कपड़े खरीदना पुराने कपड़ों को रफू करने से बेहतर है। मतलब दिमाग के उस हिस्से को ही बाईपास कर दिया गया जहां से इंसान सवाल पूछना शुरू करता है। वो तार्किक रूप से सोचना ही भूल जाता है। एकदम सही। लेकिन अब एक सवाल मेरे मन में आता है। बताइए। आप किसी को बचपन में कितना भी कंडीशन कर दें, इंसान कोई रोबोट तो है नहीं, है ना? जाहिर है उसके अंदर भावनाएं होती हैं, कुंठाएं होती हैं। कभी ना कभी तो वो उदास होगा या उसे गुस्सा आएगा। तो ये व्यवस्था इस प्राकृतिक मानवीय प्रतिक्रिया को कैसे संभालती है? और यही वो जगह है जहां दमनकारी सत्ता और मोहक सत्ता यानी सिडक्टिव पावर का असली फर्क नजर आता है। जब इंसान उदास होता था तो पुरानी दुनिया की पुलिस उसे डंडे मारती, लेकिन इस नई दुनिया में व्यवस्था उसे सोमा देती है। सोमा, अन्ना फुरलानी की थीसिस इस पर बहुत गहराई से बात करती है। बिल्कुल। ये एक ऐसी काल्पनिक दवा है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के इंसान को परम आनंद की स्थिति में पहुंचा देती है। एक तरह की जादुई गोली। हाँ, और स्रोतों में ये भी बताया गया है कि 1920 के दशक में जब हक्सले भारत की यात्रा पर आए थे तो उन्होंने प्राचीन वैदिक ग्रंथों में वर्णित सोमरस के बारे में पढ़ा था। अच्छा, तो नाम वहां से आया है। हाँ, वहीं से इस दवा का नाम लिया गया। और ये सोमा केवल एक दवा नहीं है, ये एक पूरी संस्था बन चुकी है वहां। इस दुनिया में इसने धर्म और शराब दोनों की जगह ले ली है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जनता की अफीम है, क्योंकि वो लोगों को स्वर्ग का लालच देकर वर्तमान के दुख सहने पर मजबूर करता है। जी। हक्सले की दुनिया में सोमा सचमुच की वो अफीम है। जरा सा भी तनाव हुआ या कोई बेचैनी हुई या काम से थकान हुई, बस एक गोली सोमा की खाइए और आप फिर से एक कृत्रिम खुशी, एक यूफोरिया में चले जाएंगे। ये तो ऐसा है जैसे इंसान के हर मानसिक घाव पर तुरंत एक बैंडेड लगा देना, ताकि उसे कभी ये एहसास ही ना हो कि उसे कोई बीमारी भी है। बिल्कुल। और इसके साथ ही एक और दिलचस्प प्रक्रिया है, VPS, वायलेंट पैशन सरोगेट। हाँ, VPS ट्रीटमेंट, ये भी बहुत अजीब है। व्यवस्था इतनी स्मार्ट है कि वह जानती है कि लाखों सालों के इवोल्यूशन के कारण इंसानी शरीर में कभी-कभी एड्रेनालिन रश की जरूरत होती है। शरीर को रोमांच चाहिए, उसे डरना होता है, उसे लड़ना होता है। तो इसके लिए महीने में एक बार लोगों के शरीर में एड्रेनलिन का सैलाब छोड़ दिया जाता है, कृत्रिम रूप से। हाँ, इससे शरीर को लगता है कि वो किसी भयानक खतरे में है या किसी की हत्या कर रहा है, लेकिन असल में इंसान एक सुरक्षित कमरे में आराम से बैठा होता है। ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है। मतलब शरीर के रासायनिक असंतुलन को बिना किसी वास्तविक सामाजिक उथल-पुथल के संतुष्ट कर देना। इसके अलावा लोगों को हर समय व्यस्त रखने के लिए हाइपर कंज्यूमरिज्म यानी अत्यधिक उपभोक्तावाद का भी सहारा लिया जाता है। जैसे वो ऑब्स्टिकल गोल्फ का खेल जिसका जिक्र किताब में है। बिल्कुल वही। इस समाज का नियम है कि आप कोई भी ऐसा खेल नहीं खेल सकते जो साधारण हो। अच्छा। हर खेल में बहुत सारी मशीनों और महंगे उपकरणों की जरूरत होनी चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था चलती रहे। एग्जैक्टली, ताकि फैक्ट्रियां चलती रहें, लोग लगातार उपभोग करते रहें। अगर लोग खाली बैठेंगे तो वो सोचेंगे, और सोचना इस व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब यहाँ पे आके मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी जी। अगर हम इसे एक आम नजरिए से देखें, एक ऐसा समाज जहाँ कोई बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, लोग मरते दम तक जवान दिखते हैं, कोई युद्ध नहीं है, गरीबी नहीं है, और अगर मन थोड़ा भी उदास हो तो बिना साइड इफेक्ट वाली दवा भी मौजूद है। एक तरह से ये तो एक यूटोपिया यानी एक आदर्श दुनिया लगती है। देखने में तो बिल्कुल लगती है। तो फिर फुरलानी की थीसिस या समाजशास्त्री इसे एक डिस्टोपिया या भयानक दुनिया क्यों मानते हैं? बुराई क्या है एक दर्द रहित जीवन में? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, और इसका जवाब हमें हर्बर्ट मार्क्यूज और एरिक फ्रॉम जैसे दार्शनिकों के पास मिलता है। अच्छा, वो क्या कहते हैं? मार्क्यूज ने एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किया था, रिप्रेसिव डीसब्लिमेशन, यानी दमनकारी उदात्तीकरण। इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि व्यवस्था जानबूझकर आपको आपकी छोटी मोटी इच्छाओं को पूरा करने की पूरी आजादी दे देती है। आपको जो खरीदना है खरीदिए, जो मनोरंजन करना है करिए,
जब आपकी ये सतही ज़रूरतें तुरंत पूरी हो जाती हैं तो आपके अंदर व्यवस्था के खिलाफ कोई गुस्सा या कुंठा जमा ही नहीं होती। समझ रही हूँ। लेकिन ये एक धोखा है। आप सोच रहे हैं कि आप आज़ाद हैं, लेकिन आपकी ये आज़ादी बहुत ही खोखली है। आपको केवल उन चीज़ों को चुनने की आज़ादी है जो सत्ता ने आपके सामने रखी हैं। ओहो, मतलब ये ऐसा है जैसे एक पिंजरे में बंद पक्षी को दुनिया भर का सबसे अच्छा दाना दिया जा रहा हो और वो पक्षी दाने के अलग अलग स्वाद चुनने को ही अपनी असली आज़ादी समझ बैठे। वो ये भूल ही जाए कि उसके पास आसमान में उड़ने की भी एक आज़ादी हुआ करती थी। एकदम सटीक उदाहरण। और एरिक फ्रॉम इसे एस्केपिज्म यानी वास्तविकता से भागना कहते हैं। राइट। जब आप कभी किसी दुख का सामना नहीं करते, जब आप किसी संघर्ष से नहीं गुजरते, तो आप मानसिक और भावनात्मक रूप से कभी बड़े ही नहीं होते। आप बस एक बच्चे रह जाते हैं। बिल्कुल, आप जीवन भर एक बच्चे की तरह रहते हैं जिसे बस खिलौने चाहिए। सत्ता ने आपसे आपका दुख छीनकर असल में आपसे आपकी इंसानियत और आपकी सोचने की क्षमता छीन ली है। ये सच में बहुत डरावना है और यहीं पर अन्ना फुरलानी की थीसिस इस 1932 की काल्पनिक कहानी को सीधे तौर पर हमारे आज के जीवन से जोड़ देती है। उनका तर्क है कि हम आज उसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। फुरलानी का विश्लेषण बहुत ही प्रासंगिक है। आज हमारे पास शायद कोई सरकारी हिप्नोपीडिया मशीन ना हो, लेकिन हमारे पास डिजिटल एल्गोरिदम तो हैं। बिल्कुल। आज के समय में सोशल मीडिया के एल्गोरिदम, चाहे वो टिकटॉक हो, अमेज़न हो या फिर नेटफ्लिक्स हो, ये बिल्कुल वर्ल्ड स्टेट के कंट्रोलर्स की तरह काम करते हैं। एकदम सही। हम सोचते हैं कि हम रात में अपनी मर्जी से कोई फिल्म चुन रहे हैं, लेकिन असल में एल्गोरिदम ने पिछले कई सालों का हमारा डेटा जमा किया हुआ है और वो हमें वही दिखा रहा है जो वो चाहता है कि हम देखें। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जुड़ें तो समाजशास्त्री जिगमुंड बाउमन की लिक्विड मॉडर्निटी का विचार यहाँ एकदम फिट बैठता है। लिक्विड मॉडर्निटी यानी कोई भी चीज ठोस नहीं है। हाँ, बाउमन कहते हैं कि आज के समाज में कुछ भी स्थायी नहीं है। रिश्ते, नौकरियां, मनोरंजन, सब कुछ तरल है, बहता हुआ है। जैसे ही हम एक चीज से उबते हैं, हम तुरंत स्वाइप करके दूसरी चीज पर चले जाते हैं। कोई गहराई बची ही नहीं है। स्वाइप कल्चर। बिल्कुल। और इसके साथ ही कोरियाई जर्मन दार्शनिक ब्युंग चुल हान का सकारात्मकता का समाज यानी सोसाइटी ऑफ पॉजिटिविटी का सिद्धांत भी इसे बहुत अच्छी तरह समझाता है। सकारात्मकता का समाज सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके पीछे भी कोई गहरा और डार्क अर्थ है। बिल्कुल है। हाँ, कहते हैं कि आज के समाज में खुश रहना और सफल दिखना एक भयंकर दबाव बन गया है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी जिसे कहते हैं। हाँ, पुराने जमाने में लोग बाहरी सत्ता से शोषित होते थे। आज हम खुद अपना शोषण कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर अपनी एक परफेक्ट जिंदगी दिखाते हैं, अपनी निजता को, अपनी प्राइवेसी को लाइक्स के लिए नीलाम करते हैं और इसे सेल्फ केयर या अपनी मर्जी मानते हैं। और इस समाज में दुख या असफलता के लिए कोई जगह ही नहीं है। अगर आप दुखी हैं तो आपको लगता है कि आप में ही कोई कमी है। एग्जैक्टली। यानी आज का हमारा सोमा गोलियों में नहीं बल्कि हमारी स्क्रीन्स की अंतहीन स्क्रोलिंग में है, जिसे हम डूम स्क्रोलिंग कहते हैं। बहुत सही तुलना है ये। जब भी हमें असल जिंदगी से बेचैनी होती है, हम तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं। ये सच में अपनी गुलामी से प्यार करना ही तो है। बिल्कुल। लेकिन फुरलानी के इस पूरे अध्ययन में एक सवाल बहुत अहम हो जाता है। वो क्या? जब पूरी दुनिया इस कृत्रिम खुशी और डिजिटल या रासायनिक नशे में डूबी हो, तो क्या होता है जब कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है? और यहीं से कहानी के सबसे महत्वपूर्ण और त्रासद हिस्से की शुरुआत होती है। एक ऐसा चरित्र सामने आता है जिसे जॉन द सैवेज कहा गया है। जॉन द सैवेज। ये चरित्र वर्ल्ड स्टेट की उस साफ सुथरी दुनिया के बाहर एक रिजर्वेशन में पला बढ़ा है। ये एक ऐसी जगह है जहां पुरानी दुनिया के नियम जैसे परिवार, धर्म, बीमारी और प्राकृतिक जन्म, ये सब अभी भी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जॉन को कहीं से शेक्सपियर की किताबों का एक पुराना सेट मिल गया था। हाँ, उसने दुनिया को, इंसानी जज्बातों को, प्यार, दुख और त्रासदी को शेक्सपियर की भाषा में ही समझा है। जब जॉन अपनी बीमार माँ लिंडा के साथ इस नई और तथाकथित आदर्श दुनिया में आता है तो दो बिल्कुल अलग सभ्यताओं का टकराव होता है। राइट। जॉन की आंखों से हम देखते हैं कि ये दुनिया अंदर से कितनी खोखली है। एक बहुत ही भावुक दृश्य है जब लिंडा अस्पताल में मर रही होती है। हाँ, वो डेथ कंडीशनिंग वाला हिस्सा, वो पढ़ के सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। जब जॉन अपनी माँ की मौत पर रो रहा होता है तो वो देखता है कि अस्पताल के वार्ड में छोटे छोटे बच्चों को लाया गया है। उन्हें खिलौने और चॉकलेट दी जा रही हैं, जबकि उनके सामने एक इंसान दम तोड़ रहा है। मतलब मौत जैसी गंभीर और अंतिम सच्चाई के प्रति बच्चों को पूरी तरह से असंवेदनशील बनाया जा रहा है, ताकि वे कुछ महसूस ही ना करें। हाँ,
ताकि बड़े होकर वे मौत पर रोए नहीं, बस उसे एक बहुत ही मामूली घटना समझें। जॉन के लिए जो एक बहुत ही पवित्र और दुखद पल था, समाज के लिए वो बस एक रोजमर्रा का काम था। यह देखकर जॉन के अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। और ये गुस्सा एक बगावत में बदल जाता है। जॉन अस्पताल के कर्मचारियों और वहां काम करने वाले लोगों से सोमा की गोलियां छीनने लगता है। वो उन्हें जगाने की कोशिश करता है। हाँ, वो चिल्लाता है कि ये दवा उन्हें गुलाम बना रही है, ये उनके इंसान होने का एहसास छीन रही है। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है? दंगा हो जाता है। लोग उसकी बात समझने के बजाय उसी के खिलाफ दंगा कर देते हैं। क्योंकि कोई भी अपनी उस सुन कर देने वाली खुशी के नशे से बाहर आना ही नहीं चाहता। बिल्कुल। इस दंगे के बाद जॉन को वर्ल्ड कंट्रोलर मुस्तफा मॉन्ट के सामने पेश किया जाता है। मुस्तफा मॉन्ट पूरी दुनिया के 10 सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। और इन दोनों के बीच जो दार्शनिक बहस होती है, वो फुरलानी की थीसिस और इस पूरी किताब की आत्मा है। ये बहस वास्तव में दो विचारधाराओं की टक्कर है। मॉन्ट का आदर्श वाक्य है कम्युनिटी, आइडेंटिटी, स्टेबिलिटी, यानी समुदाय, पहचान और स्थिरता। मॉन्ट कोई बुरा या अनपढ़ तानाशाह नहीं है। वो बहुत ही बुद्धिमान इंसान है जिसने खुद विज्ञान और कला का गहराई से अध्ययन किया है। वो जॉन से कहता है कि समाज को स्थिर और खुश रखने के लिए सत्य और सुंदरता की बलि चढ़ानी ही पड़ेगी। मॉन्ट का तर्क बहुत सीधा है। वो कहता है कि आप शेक्सपियर की महान त्रासदी और समाज की शांति दोनों एक साथ नहीं पा सकते। सही बात है। अगर लोगों को ऊंची कला, गहरा साहित्य या बिना सेंसर किया हुआ विज्ञान दे दिया गया, तो लोग सोचने लगेंगे, उनके मन में सवाल उठेंगे। और जहां सवाल उठते हैं वहां स्थिरता खत्म हो जाती है। बिल्कुल। युद्ध होते हैं, खून खराबा होता है। मॉन्ट साफ शब्दों में स्वीकार करता है कि उसने जानबूझकर सत्य और आजादी की कीमत पर लोगों के आराम को चुना है। लेकिन जॉन इस तर्क को सिरे से खारिज कर देता है। उसे ये मंजूर नहीं है। नहीं, जॉन को ये खोखली और मशीनी खुशी नहीं चाहिए। उसका संवाद बहुत ही शक्तिशाली है। वो मॉन्ट से कहता है कि उसे ये आराम नहीं चाहिए, उसे ईश्वर चाहिए, उसे कविता चाहिए, उसे असल खतरे चाहिए, आजादी चाहिए और उसे पाप करने का अधिकार चाहिए। मुझे पाप करने का अधिकार चाहिए। ये लाइन कितनी गहरी है। मतलब वो इंसान होने की पूरी कीमत चुकाने को तैयार है जिसमें आंसू, दर्द और बीमारी सब शामिल है। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी मुस्तफा मॉन्ट नहीं है। सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि समाज के आम लोग जॉन को समझ ही नहीं पाते। बिल्कुल नहीं समझ पाते। उनके लिए जॉन का दर्द, उसकी शेक्सपियर की भाषा, उसकी आज़ादी की तड़प, ये सब बस एक मनोरंजन है, एक तमाशा है। और यही बात इस डिस्टोपिया को इतना भयानक बनाती है। जॉन एक ऐसे समाज से लड़ रहा है जिसने अर्थ की कीमत पर आराम का सौदा कर लिया है। जब जॉन ये समझ जाता है कि वो इस कृत्रिम समाज में न तो खुद को ढाल सकता है और न ही इन्हें बदल सकता है, तो वो शहर से दूर भाग जाता है। लेकिन उसे वहां भी शांति नहीं मिलती। नहीं, ये समाज वहां भी उसे अकेला नहीं छोड़ता। वे उसे कैमरे में कैद करके उसका तमाशा बनाते हैं। और अंततः जब जॉन के पास अपनी गरिमा और अपनी इंसानियत बचाने का कोई और रास्ता नहीं बचता, तो वो आत्महत्या कर लेता है। एक बहुत ही दुखद अंत। हाँ, फुरलानी की थीसिस के अनुसार उस पूरी तरह से नियंत्रित दुनिया में जॉन की ये आत्महत्या ही उसकी आज़ादी का अंतिम कार्य बन जाती है। वो अपना शरीर खत्म कर लेता है, लेकिन उस सिस्टम के सामने अपनी चेतना को झुकने नहीं देता। ये एक बहुत ही डार्क अंत है, लेकिन ये स्पष्ट करता है कि जब समाज पूरी तरह से सुख की तलाश में अंधा हो जाता है, तो वहां सत्य या असली इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं बचती। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर हम इन तमाम अकादमिक स्रोतों, फुरलानी के विश्लेषण, मार्क्यूज और हान के दर्शन को एक साथ रखें, तो इस सब का मतलब क्या है? हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इसका निष्कर्ष बहुत ही साफ है, और इसे समझने के लिए हमें जॉर्ज ऑरवेल की मशहूर किताब 1984 और हक्सले के ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बीच के अंतर को समझना होगा। ऑरवेल की दुनिया में सत्ता डर, हिंसा और कैमरों की निगरानी के जरिए राज करती है। वहां किताबें इसलिए बैन कर दी जाती हैं क्योंकि सत्ता को डर है कि लोग पढ़ लेंगे। राइट। ये बिल्कुल अलग थी। हक्सले का मानना था कि सबसे बड़ा खतरा वो सत्ता है जो हमें हमारे ही सुखों, हमारे ही मनोरंजन और हमारे ही लालच के जरिए कंट्रोल करती है। हक्सले को इस बात का डर था कि एक दिन ऐसा आएगा जब किताबों को बैन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई किताबें पढ़ना ही नहीं चाहेगा। बाप रे। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इतना मनोरंजन होगा कि सत्य एक समुद्र में डूब जाएगा। ये बहुत ही गहरी और प्रासंगिक बात है,
ऑरवेल को डर था कि जिस चीज से हम नफरत करते हैं वो हमें बर्बाद कर देगी। हक्सले को डर था कि जिस चीज से हम प्यार करते हैं वो हमें बर्बाद कर देगी। बहुत खूब कहा आपने। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हम हर समस्या का कोई इंस्टेंट सोल्यूशन चाहते हैं, जब हम अपनी हर बोरियत को मिटाने के लिए कोई ना कोई डिजिटल सोमा खोज लेते हैं, तो हम अनजाने में अपनी सोचने की, विचार करने की क्षमता को कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल। हम आराम के बदले अपनी आजादी का सौदा कर रहे हैं। और यही ब्रेव हीरो वाइल्ड की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। ये कोई गुजरे हुए कल की विज्ञान कथा नहीं है। ये हमारे आज की सच्चाइयों, हमारे एल्गोरिदम से घिरे जीवन का एक आईना है। सच में ये विश्लेषण हमें अपने ही रोजमर्रा के फैसलों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। तो इस चर्चा को हम एक गहरे विचार के साथ यहाँ विराम देते हैं। हम सब सोचकर देखें, मान लीजिए कि आने वाले भविष्य की तकनीकें, मेडिकल साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर हमारे जीवन से हर तरह का शारीरिक दर्द, हर तरह का संघर्ष, हर दुख और हर तरह की बोरियत को पूरी तरह से मिटा देते हैं। कोई तनाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं। तो क्या वो सच में एक आदर्श और खुशहाल दुनिया होगी? या फिर क्या वही दर्द, वही संघर्ष, वही असफलताएं और जीवन की अनिश्चितताएं वे चीजें हैं जो हमें भीतर से एक इंसान बनाए रखती हैं? बिल्कुल सोचने वाली बात है। अगर जीवन में सब कुछ बिना किसी मेहनत, बिना किसी आंसू और बिना किसी घर्षण के मिल जाए, तो क्या हम असल में कुछ ऐसा खो रहे हैं जिसकी भरपाई कोई भी तकनीक कभी नहीं कर पाएगी? इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। गहराई से जुड़ने के लिए धन्यवाद।